नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड चिकित्सा विभाग ने उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद यानी यूबीटीआर की वेबसाइट पर स्टाफ नर्स पद पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है, जिसके तहत विज्ञप्ति के माध्यम से स्टाफ नर्स के कुल 1238 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि उत्तराखंड में डिप्लोमा धारक व नर्सिंग में डिप्लोमा धारक व डिग्री धारक जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सरकारी सेवा में आने का एक बहुत अच्छा मौका है। हम इसी विज्ञप्ति की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूं। यहाँ देखिए, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद और संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ अपर आमवाला देहरादून के नाम से ये विज्ञप्ति जारी हुई है। इसके तहत चिकित्सा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत औपचारिका या उपचारिका, जिसे हम स्टाफ नर्स कहते हैं, के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, अब इस विज्ञापन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विज्ञापन संख्या इतनी है ये, और उसके बाद 2020-21 दिनांक 12 दिसंबर को ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। ठीक है, इसके तहत अब हम इन विज्ञप्ति के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि ये है 12 दिसंबर 2020 शनिवार। ठीक है, यानी 12 दिसंबर 2020 को ये विज्ञापन जारी हुआ। उसके बाद वेबसाइट जो इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट www.ubtr.in अथवा www.ubtersn.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है। अब देखिए, इसमें जो आवेदन होगा वह ऑनलाइन ही होगा, और इसमें ये दो वेबसाइट आपके सामने दी हैं, www.ubter.in तथा www.ubtersn.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। और ऑनलाइन आवेदन किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो है, देखिए, जो ऑनलाइन आवेदन किए जाने की जो आरंभ तिथि है, ठीक है, कब से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन किए जाने की जो आरंभिक तिथि है वो है 14 दिसंबर 2020 सोमवार। ठीक है, 14 दिसंबर 2020 से ऑनलाइन आवेदन इस पद के लिए किया जा सकता है। ठीक है, यह आरंभ तिथि है। ठीक है, और उसके बाद वेबसाइट www.ubtr.in अथवा www.ubtersn.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने व एवं परीक्षा शुल्क या नेट बैंकिंग के माध्यम से जो करना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 11 जनवरी 2021 सोमवार। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन किए जाने की जो प्रारंभिक तिथि है, जो प्रारंभ तिथि है वो है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो जाएगी, और ऑनलाइन आवेदन करने और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 11 जनवरी 2021। 11 जनवरी 2021 को सोमवार तक आप इस ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, और इसका जो शुल्क अदा करना है उस शुल्क को जमा कर सकते हैं 11 जनवरी 2021 तक। शुल्क नेट बैंकिंग के द्वारा ही जमा होगा, ऑनलाइन ही जमा होगा, जिसके तरीके हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि द्वारा शुल्क जमा किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
वेबसाइट www.ubtr.in अथवा www.ubtersn.in पर ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो है 12 जनवरी 2021 मंगलवार। ठीक है, आप 11 जनवरी 2021 तक फॉर्म भर सकते हैं और प्रिंट आउट आप 12 जनवरी 2021 को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। यह अंतिम तिथि है। 12 जनवरी 2021 को ऑनलाइन आवेदन जो किया है आपने उसका प्रिंट आउट आप प्राप्त कर सकते हैं 12 जनवरी 2021 तक। अंतिम तिथि 12 जनवरी 2021 तक आप प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद प्रिंट आउट भी प्राप्त नहीं होगा। अगला पॉइंट है ऑनलाइन स्क्रूटनिंग के उपरांत अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों की सूची अपलोड करने की तिथि, तो वो होगी 25 जनवरी 2021 सोमवार तक। ठीक है, तो 25 जनवरी 2021 तक जो फॉर्म अस्वीकृत होंगे या जो फॉर्म विभिन्न मानकों द्वारा जांच की जाती है, उन मानकों पर जो फॉर्म खरे नहीं उतरेंगे तो वे अस्वीकृत हो जाएंगे। और अस्वीकृत जो आवेदन पत्र होंगे उनकी सूची ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएगी आपको 25 जनवरी 2021 तक। ठीक है, 25 जनवरी 2021 तक ये जो अस्वीकृत आवेदन पत्र है उनकी सूची आपको उपलब्ध करा दी जाएगी वेबसाइट पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्वीकृत आवेदन कर्ताओं द्वारा संबंधित प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि वो है 30 जनवरी 2021 शनिवार तक। देखिए, जो कुछ प्रमाण पत्र अधूरे रह जाएंगे जिनको अपलोड करने की बात अस्वीकार करने के कारणों पर जो आपको कारण दिए जाएंगे उसके अनुसार जो प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा उन प्रमाण पत्रों को वेबसाइट पर अपलोड करने की जो अंतिम तिथि होगी वो होगी 30 जनवरी 2021 शनिवार तक। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी करने की तिथि ये 20 फरवरी 2021 शनिवार तक लिखित परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। ऑनलाइन ही ये प्रवेश पत्र भी आप वेबसाइट पर जाके अपलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। वैसे आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा या डाक से भी नहीं मिलेगा। ये आपको लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी करने की जो तिथि है वो 20 फरवरी 2021 तक आपको इसके ऑनलाइन प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और लिखित परीक्षा की तिथि ये है 7 मार्च 2021 रविवार। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। इसमें विज्ञप्ति में ही लिखित परीक्षा की डेट भी दे दी गई है। वैसे उत्तराखंड में ऐसा हो नहीं रहा है, आजकल विज्ञप्ति में कोई डेट नहीं आ रही है। तो इस विज्ञप्ति में इसके लिखित परीक्षा की तिथि भी दे दी गई है जो कि 7 मार्च 2021 को प्रस्तावित है। अगर कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता तो 7 मार्च 2021 को आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इस विज्ञप्ति के इन बिंदुओं को देखते हैं जरा। उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या इतने दिनांक 4 दिसंबर 2020 के द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभावी रोकथाम हेतु स्टाफ नर्स, नर्सिंग संवर्ग की उपचारिका के सीधी भर्ती के पदों पर शीघ्र भर्ती, देखिए शीघ्र होने वाली है भर्ती, कोरोना के दृष्टिगत शीघ्र भर्ती की तत्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम चयन प्रक्रिया हेतु परिषद को परीक्षा एजेंसी नामित किया गया है। मतलब कि यूबीटीआर इसकी परीक्षा कराएगा, इसको परीक्षा एजेंसी नामित किया गया है। और महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड देहरादून द्वारा पत्रांक उप ओब्लिक पैरा ओब्लिक उपा ओब्लिक 26/2020 ओब्लिक 2020 ओब्लिक 20,627 दिनांक 7/12/2020 को 2020 के
माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 1238 पदों का अधिवाचन परिषद को उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त अधियाचन या अधिवाचन के आधार पर उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में उपचारिका स्टाफ नर्स के 1238 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखेगा कि पद यहाँ 1238 पदों का अधिवाचन है, तो 1238 पदों पर ये आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मौका है सरकारी सेवा पाने का, जो लोग डिप्लोमाधारी या नर्सिंग में डिग्रीधारी लोग हैं उनके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, अब हम आते हैं इनमें पदों के विवरण पर। तो पद नाम है उपचारिका या जिसे स्टाफ नर्स कहते हैं। वेतनमान इसमें है PB2 93,34,800, GP या इसका जो ग्रेड पे है वो है 4600। ठीक है, जो इसका पे बैंड है या पे स्केल जिसे बोलते हैं 93,34,800 है, और GP यानी जिसे ग्रेड पे कहते हैं वो 4600 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं इसके रिक्तियों की संख्या पर। रिक्तियों की जो संख्या है, रिक्तियों की कुल संख्या है 1238 एवं विवरण इसका निम्नलिखित है। ठीक है, अब निम्नवत इसका विवरण क्या है। स्टाफ नर्स महिला, कुल रिक्त पदों की संख्या 1238 का 80%। ठीक है, 1238 का जो 80% है उसके तहत स्टाफ नर्स महिलाओं की भर्ती की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इन पदों के विवरण पर आते हैं। श्रेणी यहाँ अलग अलग श्रेणियों में है, जैसे जो ये स्टाफ नर्स की जो अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे सामान्य के लिए इसमें 565 पद हैं, बहुत सारे पद हैं। और उसमें कैटेगरीज हैं जो ओपन जो है, उसके बाद जो ओपन है बिल्कुल सभी के लिए सामान्य में वो 476 है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें 38 है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 11 है। ए और दिव्यांग वगैरह है, दिव्यांग के लिए 22 है, और अनाथ बच्चों के लिए 38 है, और कुल इसमें 565 पद हैं। उसके बाद यही श्रेणियां हर वर्ग में हैं, जैसे ये उत्तराखंड सामान्य लोगों के लिए इतनी श्रेणियों में है। फिर अनुसूचित जाति में भी इसमें कुल पद 170 हैं, और इसमें भी ये कैटेगरीज बनी हुई हैं इस अनुसार। ठीक है, तो अनुसूचित जाति के लिए 170 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 30 पद हैं, और अन्य पिछड़े वर्ग या OBC के लिए 119 पद हैं, और आर्थिक रूप से कमज़ोर जिसे EWS कहते हैं उसके लिए कुल पद यहाँ पर दिए गए हैं 106। और इस प्रकार कुल स्टाफ नर्स की जो संख्या यहाँ पर दी गई है, जो जिन पदों पर भर्ती होनी है, वो है यहाँ पर देखिए 990। तो 990 पदों पर विज्ञापन के लिए ये 990 पदों पर भर्ती के लिए ये विज्ञापन निकाला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ ये अभी तक ये स्टाफ नर्स महिला की बात कर रहे थे, अब हम स्टाफ नर्स पुरुषों की बात करेंगे। इसमें स्टाफ नर्स पुरुषों की भी इसमें भर्ती हुई है, भर्ती के लिए इसमें विज्ञापन आया है। यहाँ देखिए, जो स्टाफ नर्स पुरुषों की जो कुल रिक्त पद दिए गए हैं 1238 का 20% है। ठीक है, यानी 80% पद तो महिलाओं के लिए हैं और 20% पद पुरुषों के लिए हैं, स्टाफ नर्स पुरुष। ठीक है, तो इसमें सामान्य के लिए 144 पद हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज है। जनरल जो ओपन है, OP ओपन है, 123 है। भूतपूर्व सैनिक 7 हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 2 हैं, और दिव्यांग 5 हैं, अनाथ बच्चे 7 हैं। कुल 144 पद हैं। वही सब कैटेगरीज अलग अलग वर्गों में है। अनुसूचित जाति के लिए 42, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 29,
और आर्थिक रूप से कमजोर या EWS के लिए यहाँ पर 26 पद हैं और कुल पद हैं ये 248। ठीक है। तो जो महिला नर्सों के लिए है 990 पद हैं। और यहाँ देखिए जो महिला नर्सों के लिए हम बात करेंगे, यहाँ देखिए ये 990 पद हैं महिला नर्सों के लिए। और जो पुरुष नर्सों के लिए हैं वो यहाँ देखिए ये है, ये 248 पद पुरुष नर्सों के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यह जो पद है, पद का स्वरूप है अराजपत्रित। शैक्षिक अर्हता देखते हैं इसके लिए जो अनिवार्य अर्हता है, उपचारिका स्टाफ नर्स हेतु के पद हेतु सीधी भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी वह अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास क्या डिग्री होनी चाहिए। देखिए स्टाफ नर्स के लिए जो सीधी भर्ती के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो यहाँ दी गई है। भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में BSc ऑनर्स अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से BSc नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा हो। तो इतना कुछ है इसमें, आप देख सकते हैं। इसमें आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसके लिए अपना क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें BSc नर्सिंग मांगा है या जो ये जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM है, वो GNM धारक, जो GNM का 3.5 वर्षीय डिप्लोमा है वो धारक भी इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड / भारतीय नर्सिंग अथवा धात्री परिषद से BSc ऑनर्स अथवा BSc नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग व मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र हो। ठीक है, आपने डिग्री के बाद उसका पंजीकरण भी आपने करवाना है। ठीक है, तो इसमें पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आपने प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, जो डिग्री पूरी करने के बाद आप रजिस्टर्ड होते हैं। अगला है किसी राजकीय चिकित्सालय अथवा नैदानिक स्थानापन्न रजिस्ट्रीकरण अथवा विनियमन अधिनियम 2010 का अधिमान संख्या 23 के अंतर्गत पंजीकृत 30 शय्यायुक्त निजी चिकित्सालय में न्यूनतम 1 वर्ष कार्य का अनुभव उक्त योग्यता को प्राप्त करने के उपरांत हो। ठीक है, इतनी योग्यता अगर आपके पास है, यानी इतनी जो डिप्लोमा या डिग्री आपके पास BSc नर्सिंग या GNM का डिप्लोमा या डिग्री अगर आपके पास है और जो कि रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, उसके बाद आप कम से कम किसी निजी चिकित्सालय में जो कि 30 शय्यायुक्त निजी चिकित्सालय हो, वहाँ आपके पास कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव भी इसमें मांगा है। 1 वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो उक्त योग्यता को प्राप्त करने के उपरांत। ठीक है, और हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने पब्लिक डीलिंग हिंदी में ही करनी है। आगे चलते हैं। अब यहाँ अधिमानी आता है। सारी योग्यताएं देखने के बाद अगर दोनों बराबर योग्य मिलते हैं तो उसके बाद उपचारिका स्टाफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा ऐसे अभ्यर्थियों को आपने प्रायोरिटी दी जाएगी, अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर B अथवा C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है, राष्ट्रीय प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो या फिर NCC का B या C सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया हो, उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी या अधिमान दिया जाएगा। ठीक है,
लिखित प्रतियोगी परीक्षा है तो पदों के अनुसार पाठ्यक्रम, अनुभव संबंधी अंक एवं चयन प्रक्रिया इस प्रकार होगी। चयन के लिए लिखित परीक्षा 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें 100 अंक का एक प्रश्न पत्र नर्सिंग से संबंधित विषय का होगा तथा 100 अंक का दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का होगा। दोनों प्रश्न पत्रों की एक बुकलेट होगी एवं परीक्षा एक ही पाली में होगी। ठीक है, एक ही पाली में होगी। परीक्षा समय 3 घंटे निर्धारित किया गया है। प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक, आगे चलते हैं, प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक दिया जाएगा। ठीक है, अगला बिंदु है लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, जो परीक्षा के बाद जो बुकलेट है वो आप लोगों को दी जाएगी। जो प्रश्न पत्र की बुकलेट है आपको अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। उसके बाद लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा के उत्तरमाला यानी आंसर की उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट www.ubtr.in पर प्रदर्शित की जाएगी, जिसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों के में दी जाएगी। ठीक है, जो परीक्षा जब आप परीक्षा आपकी हो जाएगी उसके बाद जो परीक्षा की जो आंसर की है, प्रश्न पत्र की जो आंसर की है, वह आंसर की UBTR की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी और इसकी सूचना न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आपको दी जाएगी। आप UBTR की वेबसाइट की आंसर शीट से अपना पेपर मैच कर सकते हैं, अपना पेपर आप मिला सकते हैं कि आपने कैसा पेपर किया है और अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है जो लिखित परीक्षा की उत्तर शीट या आंसर शीट कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, जो आंसर शीट है उसकी कार्बन डुप्लीकेट प्रति हर अभ्यर्थी को दी जाएगी। कार्बन भी दिया जाएगा, जिसके आधार पर आपको वो डुप्लीकेट प्रति प्राप्त हो जाएगी और आपको उसको ले जाने की अनुमति होगी। अगला पॉइंट है लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रवीणता सूची में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 45% अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त किए अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो आपने अगर लिखित परीक्षा में आप जो जनरल और अनारक्षित और जो OBC के कैंडिडेट्स हैं, जनरल और जो OBC के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 45% अंक लाने आवश्यक हैं और जो अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC और ST के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 35% अंक लाना आवश्यक है। अगर आप इनसे कम अंक लाते हैं तो आप फिर मेरिट सूची में नहीं आएंगे। ठीक है, आपको प्रवीणता सूची या मेरिट लिस्ट है उसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा। कम से कम इतने अंक आपने लाने ही लाने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है जो नैदानिकी स्थापन जो रजिस्ट्रीकरण या विनियमन अधिनियम 2010 के तहत है कि अधिमान संख्या 23 के तहत आपने जो पंजीकृत चिकित्सा संस्थान जो किसी भी पंजीकृत चिकित्सा संस्थान से परिशिष्ट गौ के अनुसार प्राप्त नर्सिंग का क्लिनिकल अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थी को प्रतिवर्ष अनुभव के आधार पर न्यूनतम 1 अंक और अधिकतम 5 अंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप किसी
आपको कोई क्लिनिकल अनुभव होता है, नैदानिकी स्थापन रजिस्ट्रीकरण और विनियमन अधिनियम 2010 का अधिनियम संख्या 23 संबंधित राज्य में यथाप्रवृत्त के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सा संस्थान से परिशिष्ट गौ के अनुसार प्राप्त नर्सिंग का क्लिनिकल अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थी को प्रतिवर्ष अनुभव के आधार पर न्यूनतम 1 अंक और अधिकतम 5 अंक निम्नलिखित शर्तों के अनुसार या अधीन दिए दे होंगे। ठीक है, अगर आपने क्लिनिकल अनुभव आपको है तो प्रतिवर्ष के हिसाब से आपको अधिमानी अंक दिया जाएगा। वो किस प्रकार दिया जाएगा, देखिए यहाँ अनुभव न्यूनतम 1 वर्ष का होना चाहिए। 1 वर्ष से कम की अवधि के अनुभव हेतु कोई भी अंक देय नहीं होगा। ठीक है, अनुभव न्यूनतम 1 वर्ष का होना चाहिए। 1 वर्ष से अगर कम है तो उसके लिए कोई भी अंक नहीं मिलेगा। 1 वर्ष की अवधि का अनुभव पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त माह हेतु अंक का निर्धारण निम्नलिखित सत्र के अनुसार होगा तथा अनुभव के अंक अनुभव के कुल माह की संख्या /12 उदाहरण 1 वर्ष 6 माह हेतु अनुभव का अंक निर्धारण इस प्रकार होगा। देखिए आपने मतलब 1 वर्ष तो करना ही करना है। 1 वर्ष के बाद अन्य वर्षों का गिना जाएगा, अन्य जो समय है उसका गिना जाएगा। तो 1 वर्ष हेतु कुल अंक है 1 अंक, 6 माह हेतु कुल अंक है आधा अंक लगभग 0.5 6/12। उसके बाद 1 वर्ष 6 माह हेतु कुल अंक है 1.5। ठीक है, इस तरीके से आपको अंक अधिमान्य अंक दिए जाएंगे। लेकिन देखिए आप जो इसके अलावा जो अनुभव प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत करेंगे तो उसमें बहुत सारी शर्तें इसमें दी गई हैं। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ जो प्रस्तुत नियुक्ति के द्वारा अभ्यर्थी को प्रदत्त अनुभव प्रमाण पत्र में संबंधित चिकित्सालय का उसके राज्य में यथावृत्त नैदानिकी स्थानापन्न रजिस्ट्रीकरण विनियमन अधिनियम 2010 का अधिनियम संख्या 23 के अंतर्गत चिकित्सालय की पंजीकरण संख्या एवं दिनांक अंकित की गई हो, नियोक्ता द्वारा अभ्यर्थी को चिकित्सालय में नर्सिंग का क्लिनिकल कार्य किए जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो, जिसमें विभागों यथा सर्जरी, गायनी, बाल रोग, आईसीयू इत्यादि जहां अभ्यर्थी द्वारा कार्य किया गया हो का भी उचित रूप से उल्लेख हो। नॉन क्लिनिकल कार्य हेतु अनुभव का कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो अनुभव प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत करेंगे वो किस प्रकार का होना चाहिए, इसमें पूरा वर्णन है कि जो आप जिस निजी संस्थान में आपकी जिसके द्वारा नियुक्ति होती है उस नियुक्ति अधिकारी के द्वारा प्रदत्त वो प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अगर आपने कार्य किया तो उस क्षेत्र का पूरा वर्णन उस प्रमाण पत्र में होना चाहिए। जैसे कि अगर आप सर्जरी, गायनी या बाल रोग, आईसीयू आदि में आपने काम किया है तो उसका प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। आगे चलते हैं। देखिए अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ संपूर्ण अनुभव अवधि का नियोक्ता द्वारा आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त फॉर्म 16 प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुभव के अंक प्रदान किए जाने हेतु केवल उस अवधि की गणना की जाएगी जिस अवधि हेतु अभ्यर्थी द्वारा नियोक्ता द्वारा उसे प्रदत्त फॉर्म 16 प्रस्तुत किया गया हो। देखिए अगर आप किसी प्राइवेट संस्थान से अगर आप वेतन ले चुके हैं काम के बदले तो आपको वो संस्थान 16 भी प्रस्तुत करता होगा, तो वो 16 भी आपने इसमें प्रस्तुत करना है। ठीक है, अगला है परिषद डिप्लोमा व डिग्री धारक अभ्यर्थियों महिला एवं पुरुष की योग्यता क्रम में जैसा कि उनके द्वारा लिखित परीक्षा एवं प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में प्राप्त अंकों से प्रकट हो पृथक पृथक सूचियां तैयार करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो परिषद उनके नाम
अभ्यर्थी की आयु जिसकी जन्म तिथि पहले हो उसके नाम व आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। ये तो आप जानते ही हैं कि समान अंक होने पर जो अधिक आयु का कैंडिडेट है उसको मौका मिलता है। अब आते हैं हम आयु पर। ठीक है, तो आयु इसमें जो रखी गई है वह आय की गणना इसमें 1 जनवरी 2020 के आधार पर है। तो 1 जनवरी 2020 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यानी ये 1 जनवरी 2020 के आधार पर ये गणना की जाएगी और 1 जनवरी को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, परंतु उत्तराखंड राज्य के यहाँ उत्तराखंड राज्य के जो अनुसूचित जनजाति के श्रेणियों के अनुसार इसमें छूट प्रदान की जाएगी, 5-5 वर्ष की छूट होगी। ठीक है, अब देखिए, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आयु में छूट भी दी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है बहुत महत्वपूर्ण। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह गौ की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा जो अन्य राज्यों के ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड में सेवा करते हैं और जिनकी उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरण नहीं हो सकता कि पति या पत्नी की स्थिति में, तो उनके पाल्य इस परीक्षा में देने के पात्र होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य के जो स्थायी निवासी हैं जो उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं कि स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो के पुत्र पुत्री भी समूह गौ के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। मतलब कि अन्य राज्यों के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस परीक्षा में यहाँ उत्तराखंड राज्य में लोक सेवा आयोग के जो बाहर के समूह गौ के पदों उनमें अप्लाई करने के पात्र नहीं माने जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर आप पहले से ही उत्तराखंड राज्य की आप अभ्यर्थी आवेदन करने की जो तिथि को सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में अगर हों तो आपको संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तभी आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीयता, आप भारत के नागरिक हों या तिब्बती शरणार्थी हों, स्थायी निवास के आशय से 1 जनवरी 1962 से भारत में आप हों और भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास का आशय से पाकिस्तान, बर्मा इत्यादि वगैरह से आप यहाँ प्रव्रजन कर गए हों। लगभग आप भारत के नागरिक हों, उत्तराखंड के निवासी हों, क्योंकि इसमें ये समूह गौ के दायरे का पद है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, इसमें आपको चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, हाँ, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपसे उचित व्यवहार की अपेक्षा की जाएगी और आपके अच्छे चरित्र की अपेक्षा की जाएगी और आपके द्वारा कोई अनुचित कार्रवाई अगर की जाती है तो उसके लिए आप दंड के भागी होंगे। वैवाहिक परिस्थिति, इसके लिए ऐसे पुरुष अप्लाई करने के पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी इसके लिए पात्र नहीं होंगे जिन्होंने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसके अलावा शारीरिक स्वस्थता की आपसे अपेक्षा की जाएगी। ठीक है, इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बाद में नियुक्ति के समय माना जाता है जिसमें ये प्रमाण दिया जाता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ हों। आगे चलते हैं। आरक्षण की बात हम पहले कर चुके हैं।
इसमें ऊर्ध्व आरक्षण है जो कि SC ST OBC के लिए, 37 आरक्षण है जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग वगैरह के लिए दिया जाता है। उसके अलावा इसमें एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का भी आरक्षण इसमें सम्मिलित है। हम पदों के विवरण में उसको देख चुके हैं, जिसको ACW कहा जाता है। ठीक है, इनकी श्रेणी अलग अलग कैटेगरियों में है। ठीक है, तो यहाँ ये आरक्षण से संबंधित नियम है, इनको आप ध्यान से देख सकते हैं शासनादेशों के अनुसार। ठीक है, और ये देखिए आवेदन करने हेतु जो प्रक्रिया है वो आप www.ubter.in या www.ubtersn.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। तो इसमें कई सारे नियम दिए गए हैं, आपने क्या क्या करना है, ये करना है। लेकिन बेहतर होगा कि आप किसी साइबर कैफ़े में चले जाएं, तो साइबर कैफ़े में जाकर आप अपने फॉर्म को बिल्कुल आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, और इन नियमों का पालन उसमें करना होगा। आप साइबर कैफ़े में जाएंगे तो साइबर कैफ़े में प्रशिक्षित लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, वो आपके फॉर्म को आसानी से ऑनलाइन कर देंगे, भर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जो है वो है शुल्क की बात है। तो हम शुल्क इसके लिए देखिए, शुल्क इसमें नेट बैंकिंग द्वारा ही जमा किया जाएगा। नेट बैंकिंग द्वारा, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा इसमें शुल्क जमा किया जाएगा। वह अनारक्षित यानी जनरल और OBC के लिए है 800 रुपये शुल्क है, परीक्षा शुल्क है। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति या विकलांग और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 400 रुपये हैं। 400 रुपये इसमें परीक्षा शुल्क है। लेकिन ये परीक्षा शुल्क केवल नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ही जमा होगा और माध्यमों से नहीं। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं। इसमें जो परीक्षा केंद्र हैं वो परीक्षा केंद्र हैं देहरादून और हल्द्वानी। देहरादून और हल्द्वानी में ही इसकी परीक्षा होगी। अभी तो 2 ही केंद्र इसमें दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे देखते हैं क्या होता है, आगे चलते हैं। बस बाकी तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जो है। अब देखते हैं हम जो महत्वपूर्ण पॉइंट पर, बाकी जो ये अंगूठा है वो आपका जब आप एग्ज़ाम देंगे तो परीक्षा भवन में सारे नियम आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम आवेदन पत्र जब आप अपलोड करेंगे उसके साथ में क्या क्या अपलोड आपने करना है उनको देखते हैं, उनकी लिस्ट देख लेते हैं। आवेदन पत्र के साथ अपलोड करने के हेतु जो अनिवार्य प्रमाण पत्र हैं उनके बारे में देखते हैं। तो एक तो आपने हाई स्कूल अंक तालिका उत्तराखंड में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से, हाई स्कूल प्रमाण पत्र उत्तराखंड में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान का। उसके बाद इंटरमीडिएट अंक तालिका उत्तराखंड में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, ये भी उत्तराखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान का। और हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट उत्तराखंड से बाहर से उत्तीर्ण हैं अथवा किसी आरक्षण का भी लाभ ले रहे हैं तो उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कहीं बाहर से उत्तीर्ण हैं वो भी इसके पात्र हैं, लेकिन आपको उत्तराखंड के निवासी होने का स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा BSc ऑनर्स जो आप इसके लिए शैक्षिक अर्हता है BSc ऑनर्स नर्सिंग का या भारतीय परिषद मान्यता विश्वविद्यालय से जो आप इसके लिए डिप्लोमा या डिग्री की आवश्यकता है उसका प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, और इसका डिप्लोमा उसका प्रमाण प्राप्त करेंगे। इसकी जो डिग्री है तो जो इसके लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता है उसकी डिग्री या डिप्लोमा जो है वो आपने प्रस्तुत करना है, उसके साथ में अपलोड करना है। उसके बाद आप इस डिग्री या जो भी है डिग्री जो आपके पास है इसके लिए जो आप इसके लिए अर्ह हैं डिप्लोमा या डिग्री या BSc नर्सिंग वगैरह, तो उसका जो पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आपने जमा करना है। एक तो आपने अपना इसमें निर्धारित जो योग्यता है उसका प्रमाण पत्र और पंजीकरण और उसका रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का प्रमाण पत्र आपने जमा करना है। ठीक है, इसके बाद जो इसमें अर्हता रखी गई है किसी 30 शैय्या युक्त मान्यता प्राप्त
चिकित्सालय या संस्थान में 1 वर्ष अनुभव का प्रमाण पत्र आपने प्रस्तुत करना है, उक्त योग्यता के उपरांत हो। ठीक है। इसके अलावा बाद अनुभव के अंकों की प्राप्ति हेतु नियोक्ता द्वारा आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त फॉर्म 16 की प्रति, जो आपने अगर संस्थान से वेतन लिया है तो वो आपको 16 भी देंगे, तो उस 16 की प्रति भी आपने जमा करनी है। ठीक है। अगर आप किसी अन्य राजकीय सेवा में कार्यरत हैं तो वहाँ का आपने अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। और आरक्षण का लाभ अगर लेना है तो उसके लिए आप ऊर्ध्वाधर आरक्षण की श्रेणी का अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। या अगर कोई 37 आरक्षण की श्रेणी में है तो उसका प्रमाण पत्र है। अधिमानी अर्हता अगर चाहते हैं, एनसीसी वगैरह आपका है तो उसके भी आप प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। और आप इसके अलावा एक फ़ोटो आईडी इसमें अपलोड करेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। तो इतने प्रमाण पत्र आपने इसमें अपलोड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसके अलावा अगर आप इस विज्ञप्ति को और डिटेल में पढ़ेंगे तो और जानकारियाँ आपको मिलेंगी। और फॉर्म भरने के लिए आप बेहतर होगा कि किसी साइबर कैफ़े में चले जाएं। ठीक है। तो आपका फॉर्म आसानी से भर जाएगा। तो पद इसमें काफ़ी हैं। सरकारी सेवा पाने का एक अच्छा मौका आपके पास है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। अच्छी तैयारी कीजिए। ठीक है। ये अच्छा मौका आप लोग के पास आया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोग उसके जो रोज़गार से संबंधित जानकारियां हैं वो भी आपको सामने प्रस्तुत कर सकूं, और प्रवेश परीक्षा से संबंधित जानकारी भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।